नमस्कार, मैं अशोक बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी पोस्टेड एट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा जोधपुर। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों आज हम BA फाइनल ईयर का पर्यावरण भूगोल का एक चैप्टर आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सल्फर चक्र। मित्रों सल्फर चक्र हम कहाँ पढ़ रहे हैं? जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्रों को जब हमने दो भागों में विभाजित किया तो एक भाग का नाम था गैसीय चक्र, जबकि दूसरे का नाम था अवसादी चक्र। अब हमें यह देखना है सबसे पहले कि सल्फर चक्र गैसीय चक्र है या अवसादी चक्र है। मित्रों सल्फर के दो रूप, एक H2S और दूसरा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दो रूप गैसीय अवस्था में मिलते हैं। बाकी सल्फर अवसादी रूप में हमें देखने को मिलती है। अवसादी का मतलब है कि जहां पर सल्फर का भंडारण स्थल मंडल पर हो तो उसे कहेंगे अवसादी, और जहां पर सल्फर का भंडारण वायुमंडल या जलमंडल में हो तो उसे कहेंगे गैसीय चक्र। तो मित्रों H2S और SO4 के रूप में ये गैसीय चक्र के रूप में, जबकि बाकी सभी रूपों में ये अवसादी चक्र के रूप में पाई जाती है। इसीलिए सल्फर क्या है? गैसीय और अवसादी दोनों प्रकार का चक्र है। इसे गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों का समूहन कह सकते हैं सल्फर चक्र को। तो मित्रों ये तो था कि सल्फर चक्र कौन सा चक्र है, तो ये है गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों का मिश्रण है। अब हमें ये देखना है कि पृथ्वी पर सल्फर पाया कहां जाता है, सल्फर कहां पर, वेयर इट फाउंड, सल्फर कहां पर मिलता है। तो मित्रों सल्फर हमें दो रूपों में मिलता है। पहला है अजैविक स्रोतों पर और दूसरा है जैविक स्रोतों में। अजैविक का मतलब ये हुआ कि ये चट्टानों में पाया जाता है। कहां पर? चट्टानों में। कौन कौन सी चट्टानें हैं? दो प्रकार की चट्टानें हैं। पहली है पाइराइट चट्टानें और दूसरी है सल्फर चट्टानें। तो सल्फर अजैविक रूप में हमें पाइराइट और सल्फर चट्टानों के रूप में देखने को मिलता है, जबकि साथ में जैविक रूप में हमें यह कोयला, तेल और पिट में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि सल्फर जैविक और अजैविक दोनों रूपों में पाया जाता है। जैविक में कहां पाया जाएगा? जो जीवाश्म के अवशेष है जैसे कोयला, तेल और पिट, वहां पर, जबकि अजैविक में या चट्टानों में पाया जाता है जिसमें पाइराइट और सल्फर की चट्टानें प्रमुख है। अब हमें ये देखना है कि ये पाया जा रहा है कहां पर? स्थल भाग पर मिलेगा ना। चट्टानें कहां हैं? लिथोस्फीयर में मिलेगी अपन को, और कोयला, तेल और पिट ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें मिल कहां रही है हमें? स्थल मंडल पर। कहां मिल रही है? स्थल मंडल पे। अब हम पढ़ रहे हैं चक्र। चक्र का मतलब यह है कि जीव और पर्यावरण के बीच में सल्फर का आवागमन होगा। जीवों में जैसे कि कोयला, तेल और पिट के रूप में अवशेष के रूप में मिल रहा है हमें, और पर्यावरण में चट्टानों के रूप में मिल रहा है। साथ में हम ये देखना है कि स्थल मंडल हमारे पर्यावरण का एक भाग है। तो स्थल मंडल में स्थित यह सल्फर वायुमंडल में कैसे पहुंचेगा? तो वायुमंडल में पहुंचने के लिए जब ये चट्टानें हैं, पाइराइट चट्टानें,
इन पर ताप दाब या अन्य किसी कारणों से जब इनका अपक्षय होगा, जब इनकी वेदरिंग होगी, और वेदरिंग के बाद में जब अपरदन के कारक है जैसे जल, वायु, हिमनद या समुद्री लहरें, जब इस अपक्षित पदार्थ को या इन चट्टानों के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाएगी तो उसे कहते हैं अपरदन। तो ये अपक्षय और अपरदन के द्वारा इन चट्टानों से सल्फर वायुमंडल में प्रवेश करता है। साथ ही जो ये जैविक तत्व है कोयला, तेल और पिट, इनका क्या होता है? इनका होता है अपघटन या यूं कह सकते हैं विघटन। इनका जो विघटन होगा तो ये विघटन से कोयला और तेल के और पिट के विघटन से जो सल्फर है वो कहां पर जाएगी? वायुमंडल में प्रवेश करेगी। तो इस स्थल मंडल में स्थित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन द्वारा, साथ में जैविक तत्वों के विघटन द्वारा इस स्थल मंडल में स्थित जो सल्फर है उसका वायुमंडल में प्रवेश होता है। ये जो सल्फर है जो वायुमंडल में स्थित है, यहाँ जो इनका अपक्षय और अपरदन हुआ और जो ये विघटन हुआ, ये विघटन जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा कौन कौन से कारकों से? पहला माना कि ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोयला, तेल और पिट में जो सल्फर है वो बाहर आ जाएगी। ज्वालामुखी उद्भेदन से ये वायुमंडल में प्रवेश करती है। साथ में जब हम कोयला, तेल और पिट को ईंधन के रूप में जलाएंगे तो ये जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो उसके साथ में सल्फर, तो ईंधन के दहन के साथ में सल्फर है वो वायुमंडल में प्रवेश करती है। इसके साथ में समुद्र की जो सतह है, इन समुद्रों की सतह से भी सल्फर गैसों का रिसाव होता रहता है। साथ में जब अपघटन की क्रिया होती है तो उस समय भी कुछ गैसों का निष्कासन होता है। तो इन गैसों के निष्कासन के समय ये जो अजैविक और जैविक रूपों में जो सल्फर स्थित है उनका वायुमंडल में प्रवेश होता है। मित्रों, जब हम देखते हैं कि जो वायुमंडल में जो सल्फेट है, ये वायुमंडल में सल्फेट H2S के रूप में पाई जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं जिसे H2S। ये है वायुमंडल में सल्फाइड। कहां पर है? अपघटन के द्वारा या विघटन के द्वारा, और इसके साथ में ही अपक्षय और अपरदन के द्वारा ये वायुमंडल में प्रवेश कर गई H2S। जब ये वायुमंडल में स्थित सल्फर है, इसका होता है ऑक्सीकरण। इसका आगे का चरण है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने के कारण ये SO2 में तब्दील हो जाती है। इसमें तब्दील हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। ये वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जब जल में विलय होगा या जल में घुलेगा, जब डिसॉल्व होगा वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर, तब यह सल्फ्यूरिक एसिड, वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, कमजोर H2SO4 का निर्माण करेगा। अब ये कमजोर H2SO4 है, ये वर्षा के साथ में धरातल पर प्रवेश कर जाएगा सल्फर के रूप में। इसमें वर्षा के रूप में ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए तो हम कहते हैं एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा। तो ये अम्ल वर्षा कहां से आई? ये वायुमंडल में उपस्थित SO2 जल में घुलने के कारण वीक H2SO4 में रूपांतरित हो गया और ये अम्ल वर्षा के साथ में ये सल्फर पुनः धरती पर आ गई। तो देखा हमने सबसे पहले क्या देखा? अब अपक्षय और अपरदन किसका था? चट्टानों का। और साथ ही विघटन कहां पर हुआ? जो कोयला, पिट और तेल के रूप में जो सल्फर था। ये अपक्षय, अपरदन और विघटन के बाद में ये जो सल्फर कहां पर प्रवेश किया? इस सल्फर ने वायुमंडल में प्रवेश किया। किन किन कारकों से? हमने पढ़ा ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था जीवाश्म ईंधनों को जलाने के बाद में। तो ये जो सल्फर शुरुआत में जहां पर सल्फर का भंडारण पाया जाता है, इसका ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा या जीवाश्म ईंधनों को जलाने के द्वारा या समुद्र से निष्कासित होने के साथ में यह सल्फर इस स्थल भाग से कहां पर प्रवेश किया? इसमें वायुमंडल में। इस वायुमंडल में H2S का ऑक्सीकरण होकर ये SO2 में रूपांतरित हुई। इस SO2 ये जब डिसॉल्व हुई वाटर के अंदर तो ये वीक H2SO4 में, वीक H2SO4 वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर ले आया सल्फर को। तो ये सल्फर कहां से शुरू हुई? इस स्थल भाग से शुरू हुई और पुनः ये स्थल भाग पर आ गई। तो ये सल्फर का पूरा चक्र कंप्लीट होता है।
तो ये था सल्फर चक्र। फिर ये सल्फर जो धरातल पर आई है, इस सल्फर को हम पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण में जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण और जो ये पर्यावरण के जो कारक है सल्फर वगैरह, या हम यूं कह सकते हैं कि जीव, इन जीवों और पर्यावरण के बीच में जब आदान प्रदान होगा तभी तो चक्र कहेंगे उसे। तो ये तो अभी तक स्थल भाग और वायुमंडल, और वायुमंडल से पुनः स्थल मंडल में पहुंच गया, लेकिन अभी तक इसमें पर्यावरण के जो कारक है जीव, जैव मंडल इसमें शामिल नहीं किया अभी तक हमने। अब हम जैव मंडल को शामिल करेंगे। तो जैव मंडल में कौन कौन आते हैं? पौधे और पशु वगैरह आते हैं। तो देखो पौधे क्या करते हैं, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। पौधे सल्फर का सल्फेट के रूप में उपभोग करते हैं। किसके रूप में? सल्फेट के रूप में पौधे सल्फर को ग्रहण करते हैं। उसके बाद में जब पौधों ने सल्फेट के रूप में ग्रहण किया तो फिर होती है पौधों में मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब मेटाबॉलिक क्रिया होती है इस सल्फेट पौधों के अंदर सल्फेट ग्रहण करने के बाद में, तो ये किसमें चेंज होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद में ये चेंज होता है सल्फर में। किसमें चेंज होता है? सल्फेट मेटाबॉलिक रिएक्शन में होने के कारण सल्फेट सल्फर में चेंज होता है। फिर यह सल्फर पौधों में एमिनो अम्ल का निर्माण करता है, एमिनो एसिड का। किसका निर्माण करता है? एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड का निर्माण करता है। एमिनो एसिड आपको ध्यान होगा कि ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। हमारे प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का योगदान पौधों में क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। फिर जब हम मानव या पशु जब इस पेड़ पौधों को उपभोग करेंगे तो ये प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो ये पर्यावरण के तत्व इसमें हमने शामिल कर लिया कि पौधे सल्फेट को ग्रहण करते हैं। सल्फेट को ग्रहण करने के बाद में इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है और ये सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। सल्फर में परिवर्तित होने पर ये किसका निर्माण करता है? एमिनो एसिड का। और एमिनो एसिड की उपयोगिता क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये हमारे शरीर में या पौधों के शरीर के अंदर या पौधों में क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। अब हमें ये देखना है, सबसे अंत में एक और बात देख लेते हैं कि हमने देखा कि जो चट्टानों के अंदर सल्फर है और साथ में ये तो था अजैविक तत्व, और जैविक रूप में देखा था हमने कोयला, तेल और पिट। तो चट्टानों में जो सल्फर है अजैविक रूप में और जैविक रूप में, तो अजैविक रूप में जो सल्फर स्थित है उसका क्या होता है? अपक्षय अपवर्तन। जबकि जो जैविक रूप में जो सल्फर स्थित है इसका होता है विघटन। अब हमें ये देखना है कि जैविक रूप में वो डेड बॉडी में है या जिंदा है। जब हम सजीवों में देखेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सल्फर का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जबकि डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें क्या होता है? विघटन। सजीवों में तो होगा उत्सर्जन, जबकि डेड ऑर्गेनिक में क्या होगा? विघटन। अब ये विघटन कौन करता है? तो विघटन जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो मृत जैविक पदार्थ है, इन मृत जैविक पदार्थों के विघटन में फंजाई और बैक्टीरिया का रोल होता है। किसका? डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका होगा विघटन। विघटन किसके द्वारा होता है? मैंने कहा एक तो फंजाई जिसको बोलते हैं कवक, और दूसरा बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु। तो जीवाणु और कवक है जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जो सल्फर स्थित है उसका विघटन करने का कार्य करते हैं कवक और जीवाणु। अब हमें ये देखना है कि कवक है
ये एरोबिक कंडीशन में करेगा, वायवीय कंडीशन में। किसमें? वायवीय, जिसको बोलते हैं एरोबिक, और ये अवायवीय अनेरोबिक कंडीशन में। तो कवक वायवीय कंडीशन में इसका विघटन करेगा। तो कौन कौन से कवक है? दो कवक का नाम ध्यान रखना है। एक कवक का नाम है एस्परजिलस, एस्परजिलस, जबकि दूसरे कवक का नाम है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस ऐसे कवक हैं जो वायवीय कंडीशन में डेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे? विघटन करेंगे। अब हमें देखना है कि जीवाणु जो अवायवीय कंडीशन में इसका विघटन करते हैं, उसमें दो प्रकार के जीवाणु हैं। एक का नाम है एस्केरिसिया, एस्केरिसिया कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई, जबकि दूसरे का नाम है प्रोटियस, प्रोटियस। तो प्रोटियस और एस्केरिसिया कोलाई दो इस प्रकार के जीवाणु हैं जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं? विघटन। तो जब ये विघटन करेगा तो ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी। अब हम सल्फर को थोड़ा सा करंट सिचुएशन से जोड़कर देखते हैं। अभी एक संस्थान है जिसका नाम है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो संस्थान है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक गाइडलाइन जारी की और उसमें कहा गया कि जनवरी 2020 से, कब से? जनवरी 2020 से जो शिपिंग फ्यूल है, शिपिंग फ्यूल कौन सा? जो जहाजों को चलाने के लिए जिन फ्यूल की आवश्यकता होती है वो शिपिंग फ्यूल। इसमें कहा गया कि शिपिंग फ्यूल में वर्तमान में 3.5% सल्फर होता है। जो फ्यूल होता है उसमें सल्फर का कितना अंश होता है? 3.5%। IMO ने सब देशों को कह दिया कि 3.5% से इसकी मात्रा करके कम करके कर दो 0.5%। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। कब से कहा? कि जनवरी 2020 से ये लागू हो जाना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि ऐसा उसने क्यों किया। इसका मतलब है कि सल्फर की ज्यादा मात्रा खराब है, इसलिए तो कहा होगा इसने। तो सल्फर की ज्यादा मात्रा खराब कैसे है? कि ज्यादा सल्फर होगा तो ज्यादा सल्फर का उत्सर्जन होगा, तो जब जहाजें चलेगी समुद्र में तो अधिक मात्रा में जब ईंधन जलेगा तो उसके साथ में वो सल्फर का वायुमंडल में क्या करेगा? निष्कासन। तो सल्फर जब जल में पहुंचेगी तो वो जलीय जीवों को क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान पहुंचाने के कारण जो मैराइन समुद्री बायोडायवर्सिटी है उस बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा। इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जनवरी 2020 से शिपिंग फ्यूल में सल्फर की जो कंटेंट है वो 3.5% से कम करके कितना करना है आपको? 0.5%। अब मित्रों ये ध्यान रखो कि ऐसा ऑयल जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक हो उसे फर्नेस ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्नेस ऑयल के अंदर सल्फर की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब हमें ये देखना है, अभी हाल में वैज्ञानिकों ने एक जीन विकसित किया है जिसका नाम है DSZ जीन। क्या नाम है? DSZ जीन। DSZ जीन का काम क्या है? यह बायो डिसल्फ्यूरिकेशन का काम करेगा। इसका मतलब है डिसल्फ्यूरिकेशन का मतलब क्या है? सल्फर को की सांद्रता को कम करना, या जहां पर सल्फर अधिक मात्रा में वहां पर सल्फर के कंटेंट को हटाना या शुद्ध करना कुल मिला के। तो ये बायो, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा जीव विकसित किया इन्होंने जो जैविक रूप से सल्फर की मात्रा को कम करेगा। तो इस जीन का नाम क्या है? DSZ जीन विकसित हुआ अभी। इसके अलावा एक कार्बनिक सल्फर यौगिक है जो जीवाश्म ईंधन में सबसे प्रमुख संदूषक का काम करता है, उसका नाम है डाई बेंजोथियोपीन। ये क्या है? एक इस प्रकार का सल्फर यौगिक है
जो किसी न किसी ईंधन में संदूषक, जैसे कि ऑयल है, तेल, तो इस तेल में जो संदूषक या प्रदूषक का काम करेगा उस सल्फर यौगिक का नाम क्या है? डाइबेंजोथिओपीन। डाइबेंजोथिओपीन तेल में पाया जाता है। तो ये तेल में क्या करता है? संदूषक का काम करता है, तो इसका नाम ध्यान रखना। अब हमें ये देखना है, आपने सुना होगा अभी अभी समाचारों के अंदर कि भारत सरकार ने कह दिया है कि जितने भी नए व्हीकल होंगे वो BS6 मानक के होंगे। सुना होगा आपने अभी, BS6 मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। कब से हुआ? पूरे भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 ये यूरो 6 का समकक्ष माना जाता है। ठीक है, तो BS का मतलब है भारत स्टेज, फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज। तो पहले थे हम BS4 में, BS4 से सीधे हमने छलांग लगा दी BS6 में, 5 में नहीं गए, सीधे कहां पर आ गए? BS6 में। अब हमें ये देखना है कि BS4 के अंदर जो ऑयल यूज किया जाता था, जो तेल हम डालते थे गाड़ियों में, उसमें सल्फर की मात्रा कितनी थी? तो BS4 में था 50 mg पर केजी। कितना था? 50 mg पर केजी। और अब इस BS6 में हमने सल्फर का जो कंटेंट है वो कर दिया है 10 mg पर केजी। कितना कर दिया? 10 mg पर केजी कर दिया है। और ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। इससे पहले BS3 था, BS3 लागू हुआ 2010 में। तो देखो BS3 से BS4 और BS4 आया कब? 2017 में, और BS6 आया 2020 में। तो देखो BS3 से 4 में जाने में हमें 7 वर्ष लगे, जबकि 4 से 6 में जाने में केवल कितने वर्ष लगे? 3। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तकनीक में इतना जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है कि हम कम समय में ही अपनी जो अगली स्टेज को प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, इस समय जो BS3 था उसमें इसकी मात्रा थी 350 mg पर केजी। 350 से फिर किया हमने 50, और 50 से अब कितना कर दिया हमने? 10 mg पे हम ले आए हैं इसको। अब ये सब प्रक्रिया BS3 से 4 से 6 में जा रहे हैं। ये एक योजना है जिसको बोलते हैं फ्यूल अपग्रेडेशन स्कीम। इस फ्यूल अपग्रेडेशन स्कीम के तहत हम अपने फ्यूल को और बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये 1990 के दशक में शुरू हुआ था, 1990 के शुरुआती दशक में शुरू हुआ फ्यूल अपग्रेडेशन स्कीम। और उस समय हमने लो लेड गैसोलीन, जिसे पेट्रोल में लेड का मात्रा होती है, तो हमने उस समय 1994 में ही 4 शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में लो लेड गैसोलीन शुरू कर दिया। लो लेड गैसोलीन मतलब पेट्रोल के अंदर किसकी मात्रा? लेड की मात्रा कम हो। ये कब शुरू कर दिया हमने? 1994 में 4 शहरों में हमने इस स्कीम को शुरू कर दिया। उसके बाद में लो से फिर आगे अनलेडेड का मतलब ये होगा बिल्कुल भी लेड की मात्रा नहीं होनी चाहिए। पहले तो हमने कहा लेड की मात्रा पेट्रोल में थोड़ी कम करो, कब का? 1994 में। फिर हमने कहा कि पेट्रोल के अंदर इसमें लेड की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ये हुआ 1 अप्रैल 2000। 1 अप्रैल 2000 से हमने कह दिया कि पेट्रोल में लेड की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब इस फ्यूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम में तैयार होता है। और इसमें हमने 2000 में बेंजीन की लिमिट है, पेट्रोल में बेंजीन की लिमिट है, इस बेंजीन की लिमिट को भी हमने कम करके 5% से 1% कर दिया है। तो फ्यूल अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि फ्यूल में ऐसे कंटेंट जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी मात्रा को कम करना, और फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाने का प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं फ्यूल अपग्रेडेशन स्कीम। मित्रों, एक और मैं अभी आपसे सबसे अंत में एक और फैक्ट बता देता हूं कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है ग्रीन पीस। क्या नाम है? ग्रीन पीस का भी एक स्टडी आई, और इस ग्रीन पीस एनजीओ के अनुसार भारत दुनिया में हम सबसे आगे रहते हैं हर चीज में, जनसंख्या में नहीं है, जल्दी से पहुंच जाएंगे। भारत दुनिया में सबसे बड़ा
SO2 उत्सर्जक है। गोल्ड मेडल ले आए हम इसमें कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा SO2 का उत्सर्जन करते हैं। किसने कहा? ग्रीनपीस नामक संस्था ने कहा। और ये कहा कि दुनिया में मानव के द्वारा, मानव को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या मानव गतिविधियों के कारण जो SO2 उत्सर्जन होता है पूरी दुनिया में, उसमें हमारा 15% योगदान है। पूरी दुनिया में हम कितना योगदान कर रहे हैं? 15% योगदान दे रहे हैं। और इसमें कहा गया कि जो कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है ना, जैसे सिंगरौली कहां पर है मित्रों? सुना आपने? एमपी में। तो सिंगरौली एमपी, इसके अलावा नेवेली और चेन्नई, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तो सिंगरौली एमपी, नेवेली और चेन्नई तमिलनाडु। इसके अलावा तालचर एंड जर्सुगुड़ा। तो तलचर और जर्सुगुड़ा कहां पर है? ये है ओडिशा के अंदर, ओडिशा। इसके अलावा कच्छ कहां पर है? गुजरात में। और इसके अलावा महाराष्ट्र में 2 जगह है, चंद्रपुर और कोराड़ी। चंद्रपुर और कोराड़ी, ये है महाराष्ट्र में। ये सब यहाँ पर क्या होता है? कोल बर्निंग होती है, कोयले को जलाया जाता है। तो ये कौन जलाता है? मानव जलाता है। इसलिए ये भारत में सबसे अधिक SO2 उत्सर्जन करने वाले प्रमुख जगह है जहाँ पर SO2 का अधिक उत्सर्जन पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना कि पूरी दुनिया में रशिया में एक स्मेल्टर है जिसका नाम है नोरिलस्क। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे अधिक SO2 का उत्सर्जन करता है, तो आएगा भारत। और यदि कौन सा संयंत्र है जो सबसे अधिक SO2 का उत्सर्जन करता है, तो ये है रशिया के अंदर नोरिलस्क, NORILSK। नोरिलस्क है, ये दुनिया में सबसे अधिक SO2 का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर है क्रील, KRIL, क्रील अफ्रीका के अंदर। और साथ में जेग्रोस है ईरान के अंदर। पहले नंबर पर नोरिलस्क, दूसरा क्रील, तीसरा जेग्रोस। तो ये दुनिया में यदि प्लांट वाइज आपसे पूछे तो ये SO2 के सबसे बड़े उत्सर्जक है। जबकि देश पूछा जाए तो कौन सा है? इंडिया। हम सबसे अधिक टॉप पर चल रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो SO2 प्राप्त होता है वो होता है फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण। जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधनों के जलने से सबसे अधिक SO2 निकलता है। तो वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से सबसे अधिक SO2 निकलेगा, तो उसका नाम क्या आएगा? फॉसिल फ्यूल। ठीक है मित्रों। और कंट्री वाइज पूछे तो आएगा भारत, और क्षेत्र वाइज पूछे तो आएगा नोरिलस्क। तो मित्रों, आज हमने सल्फर के बारे में पढ़ा। सल्फर वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण की सबसे अधिक जो समस्या पैदा हो रही है, उस समय हमें सल्फर के बारे में जो बेसिक जानकारी है, और सल्फर चक्र क्या है और वर्तमान में सल्फर का क्या योगदान और क्या स्टेटस चल रहा है, इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो के द्वारा पढ़ा। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप GC बिलाड़ा नाम के जो YouTube चैनल है उस पर जाइएगा, उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।